तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 151 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैंप पे हमने देखा था कि हमारा हाचिन जो होता है वो पूरी तरह से तैयार होता है जोंगनैन की आर्मी को फेस करने के लिए। तो गोंग जैच्यू से आकर इन्फॉर्मेशन देता है कि जोंगनैन की आर्मी जो है इस वक्त हमारी तरफ आगे बढ़ रही है और हमारा जो हाचिन होता है वो अपनी गार्ड को वहीं पर रोक देता है। तो उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहीं पर डेरा डालने वाले हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। तो हमारा हाचिन कहता है हमें कैसा खतरा हो सकता है। तो वो उसे कहता है कि मैंने अभी तो तुम्हें बताया कि जोंगनैन की फोर्सेस इस तरफ आगे बढ़ रही हैं, वो सभी के सभी लोग यहाँ पर शांति में साउदर्न इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर उनकी स्पीड को देखें तो मुझे लगता है कि वो 2 दिन में इस जगह पर पहुंच जाएंगे। और फिर तुम यहाँ पर अपनी गार्ड लगाकर खड़े हो, क्या तुम इसी जगह को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना चाहते हो, क्या तुम इसी जगह के ऊपर अपने आप को डिफेंस दोगे। तो हमारा हाजिन से कहता है कि यहाँ पर ये क्लैश तो होने ही वाला है, यानी कि हमारी फाइट जोंगनैन के साथ होकर ही रहेगी। गोंग जैच्यू से कहता है कि इसका मतलब है कि तुम इसी जगह को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना चाहते हो और इसी जगह के ऊपर अपना डिफेंस करने वाले हो। तुम्हारा हाजिन से कहता है कि नहीं, यहाँ पर डिफेंस की बात कर कौन रहा है। अब जबकि हमें यहाँ पर उनके प्लान के बारे में पहले से पता है कि वो हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो फिर हम लोग जाकर उनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। तो गोंग जैच्यू कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं और डोंगपिल हम दोनों वहां पर आगे जाएंगे और रास्ते में उनकी फोर्सेस के साथ क्लैश करेंगे, यानी कि हम दोनों मिलकर वहां पर उनकी फोर्सेस को यहां तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देंगे। तो गोंग जैच्यू कहता है क्या तुम दोनों वहां पर अकेले जाओगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हम दोनों अकेले वहां पर जाने वाले हैं। मिसरीन बुरी तरह से जख्मी है जिसकी वजह से वो बैठकर कल्टीवेट कर रही है, जबकि हमारी अंगवा जो है वो फाइटिंग में अच्छी नहीं है, उसकी मार्शल आर्ट्स अभी इतनी अच्छी नहीं है कि वो जाकर उनसे फाइट कर सके। इसी वजह से उन दोनों को यहाँ पर पीछे ही रुकना पड़ेगा, वो दोनों वैसे भी यहाँ पर फाइटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो इसी वजह से हम दोनों वहां पर जाएंगे और जाकर इस सारी फाइट को खुद ही संभालेंगे, क्योंकि ये फाइट वैसे भी तो हम दोनों को ही करनी पड़ेगी। तो गोंग जैच्यू से कहता है कि इसका मतलब है कि तुम दोनों अकेले जाकर उन लोगों को हैंडल करने वाले हो। हाजिन कहता है कि इससे पहले कि वो लोग हमारे करीब पहुंचे हम लोग रास्ते में जाकर उन्हें रास्ता ब्लॉक करेंगे और वहीं पर उनके पर अटैक करेंगे ताकि उन्हें यहाँ पर आने से पहले रोका जा सके। और गोंग जैच्यू वहां पर सोच रहा होता है कि राइडियस अलायंस की टेरिटरी में इस वक्त हमें काफी सारे खतरों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर तरफ यहाँ पर राइडियस अलायंस के लोग हैं, किसी भी तरफ से भी यहाँ पर राइडियस अलायंस की कोई टीम निकल कर आ सकती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो होशियार रहने की जरूरत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर छुपकर बैठ जाएं और यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लें, लेकिन हमें यहाँ पर अगर डायरेक्टली जाकर उनके ऊपर अटैक करते हैं यानी पैसिवली अटैक करते हैं तो फिर हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे लगता है कि यही वो सोच है जिसकी वजह से यंग मास्टर को यहाँ पर कल्ट लीडर बनाया गया है, यानी कि यंग मास्टर यानी सक्सेसर बनाया गया है, क्योंकि इसकी सोच जो है बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग है और इसी वजह से यहाँ पर यंग मास्टर बनने के लायक है। हाजिन उससे पूछता है कि बताओ क्या तुमने नॉर्थ आइस पैलेस के लोगों को मैसेज भिजवा दिया। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने नॉर्थ के आइस पैलेस के लोगों के लिए 5 हाक्स भिजवाए जो कि काफी ज्यादा तेज हैं और बहुत ही जल्दी उन लोगों को मैसेज मिल जाएगा। साथ ही माना हाजिन उससे पूछता है कि आप मुझे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस वालों के बारे में बताओ कि उन लोगों की तरफ से क्या कोई मूवमेंट्स हैं। तो वो कहता है कि हाँ, उन लोगों ने यहाँ पर अपने कुछ हाई लेवल के एक्सपर्ट्स को भेजा है ताकि वो यहाँ पर से अपनी मिस्ट्रेस को और उसके गार्ड को वापस लेकर जा सके। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन गई है जो हमने उनके पास भिजवाई थी उसके मुताबिक उन्हें बताया गया है कि उनके यंग मिस्ट्रेस और साथ में उनके साथ जो उसका गार्ड है वो लोग कहां पर, उनकी लोकेशन मैंने उनको बताई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स को यहां पर भेजा है। लेकिन उन हाई लेवल के एक्सपर्ट्स के यहां पर आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मिस्ट्रेस को रिट्रीव करना नहीं है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि वो मेरे लिए भी यहां पर आने वाले ताकि मुझे मार सके। तो वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर वो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं और ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो सारे के सारे टॉप क्लास के एक्सपर्ट्स होने वाले हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग जो है वो कम हो गए हैं जो हमारा पीछा कर रहे थे, यानी कि प्लम ब्लॉसम स्क्वाड के जो लोग थे वो हमारा पीछा कर रहे थे, लेकिन उनमें से आधे रह गए हैं। लगता है कि तुम यहाँ पर अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर मैं अपना काम ठीक तरीके से तो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर इन लोगों को वहां पर जाने के लिए उकसाया नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिलाई की। माउंट हुआ सेक्टर की जो आर्मी थी, प्लम ब्लॉसम स्क्वाड जो थी, उसके जो लोग थे जो आपका पीछा कर रहे थे, उनमें से आधी स्क्वाड के लोग हैं वो मिस्ट्रेस के पीछे चले गए ताकि वो जाकर मिस्ट्रेस को पकड़ सके, जबकि आधे लोग इस वक्त भी आपका पीछा कर रहे हैं और वो आपके पीछे पीछे ही आ रहे हैं। लेकिन अब जबकि वो यहाँ पर मिस्ट्रेस का पीछा कर रहे हैं, जो टीम उनका पीछा कर रही है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर उनके एक्सपर्ट से मुकाबला करेगी, क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो अपनी यंग मिस को लेने के लिए आ रहे हैं और इसी वजह से उनका वहां पर आमना सामना होना तो पक्की बात है। और हाजिन उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या है तुमने यहाँ पर प्लम ब्लॉसम स्क्वाड से ऐसा क्या कहा कि उन्होंने यहाँ पर अपनी फोर्सेस को हाफ किया और आधे लोगों को मिस्ट्रेस के पीछे भेज दिया ताकि जाकर उसे पकड़ सके। तो गोंग जैच्यू से कहता है कि मैंने यहाँ पर उन लोगों को यह करने का बिल्कुल भी नहीं कहा, मैंने बस उन लोगों को यहाँ पर जाकर इन्फॉर्मेशन दी, मैंने उन्हें जाकर रियल टाइम में उसकी लोकेशन के बारे में बताया कि मिस्ट्रेस और उसका गार्ड कहां पर है। ये फैसला उन लोगों का अपना था। वो स्क्वाड जो है वो खुद से यहाँ पर 2 हिस्सों में बांट गई, आधे लोग आपका पीछा कर रहे हैं और आधे लोग जो है वो यंग मिस्ट्रेस का पीछा करने के लिए उसके पीछे चले गए हैं। तो हमारा हाजिन कहता है क्या ये काम उन लोगों ने खुद अपने आप से किया है, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा। गोंग जैच्यू से कहता है क्योंकि उन लोगों का जो वाइस सेक्टर लीडर था वो मर चुका है, साथ ही उनका जो माउंट हुआ का पैट्रियार्च है वो किडनैप हो चुका है। तो इसी वजह से वो सभी लोग यहाँ पर इस बात में काफी ज्यादा शर्मिंदा होंगे कि वो लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए, जबकि उन्हें पता चला कि वो जिस
इस बंदे को ट्रेड करने के लिए वहां पर गए थे, यानी सेक्टर लीडर जो थे वहां पर से फोर्ट्रेस की मिस्ट्रेस को उठाने के लिए गए थे। और इसी वजह से वो लोग जैसे उन्हें पता चला कि मिस्ट्रेस और उसका गार्ड जो है वो यहाँ पर इस तरफ भागकर जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी फोर्सेस को स्प्लिट कर दिया ताकि वो यहाँ पर शर्मिंदगी से बच सके कि उनका सेक्टर लीडर जो किडनैप हो चुका है अगर वो वापस आता है तो वो इस बात से खुश होगा कि उन्होंने यहाँ पर मिस्ट्रेस को भी यानी मिस्ट्रेस को भी पकड़ लिया है। हाजिन उसे कहता है कि चलो फिर सारी बात कुछ यहाँ पर समराइज करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त राइटियस ह्यूमन अलायंस जो है वो ऊपर से बैठकर ये सब कुछ देख रही है। ज़ोंगनान की फोर्सेस जो है वो हमारे फ्रंट पर तक पहुंच चुके हैं, यानी कि वो हमारी तरफ आगे बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ से मिस्ट्रेस और उसका गार्ड जो है वो जंगल में ऑपोजिट डायरेक्शन में भागकर जा रहे हैं, जिनमें से आधी प्लम ब्लॉसम स्क्वाड जो है वो उनका पीछा कर रही है, जबकि आधी स्क्वाड जो है वो हमारे पीछे आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की तरफ से कुछ एक्सपर्ट्स को भेजा गया है जो कि पहले जाकर अपनी मिस्ट्रेस को बचाएंगे और उसके बाद वहां पर से हमारी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। हमारा हाचिन वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर सारी की सारी बात को देखा जाए तो दोनों फोर्सेस का आपस में टकराना तो तय है, यानी कि यहाँ पर प्लम ब्लॉसम स्क्वाड जो है वो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के साथ टकराने वाली है, यानी कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस अलग है और राइटियस अलायंस जो है वो अलग है। और अगर ये दोनों आपस में फाइट करें तो उसके लिए एक बहुत ही बड़े ट्रिगर की जरूरत है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर गोंग जाची ने उस ट्रिगर का बंदोबस्त किया होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा करने का बंदोबस्त किया है जिसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस आपस में क्लैश करेंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ, कहीं तुमने ये फैसला तो नहीं किया तुम यहाँ पर उस मिस्ट्रेस को मार डालोगे, जिसकी वजह से स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोगों को ये लगेगा कि प्लम ब्लॉसम स्क्वाड के लोगों ने उनकी मिस्ट्रेस को मारा है, जिसकी वजह से स्टील ब्लड फोर्ट्रेस इवनली राइटियस अलायंस के खिलाफ हो जाएगी और दोनों की आपस में जंग स्टार्ट हो जाएगी। गोंग जाची उसे कहता है कि हाँ मेरा प्लान तो यही है, मैं यही करने के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली ये बात बताता हूँ, कैसा मत करना। गोंग जाची उसे कहता है क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की जो मिस्ट्रेस है वो क्लियरली एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, यानी कि वो बहुत ज्यादा बदतमीज औरत है और काफी ज्यादा लेविश जिंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसे यहाँ पर इस तरह से मार डाले, हम लोग उसे अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर देखा जाए अगर वो एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं है तो वो इनोसेंट लोगों में आती है, जिस तरह से आम लोग होते हैं, बिल्कुल वो एक आम इंसान ही है। तो मैं यहाँ पर और ज्यादा इनोसेंट ब्लड नहीं बहाना चाहता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत फैसले किए और बहुत सारे लोगों की जान लिया जो कि बहुत ज्यादा निर्दोष थे, लेकिन मैं यहाँ पर किसी और निर्दोष इंसान को मरते हुए नहीं देख सकता। गोंग जाची से कहता है लेकिन जंग मास्टर आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी जंग होती है तो उसमें बहुत सारे मासूम लोग मारे जाते हैं। हमारा हाजिन उसे कहता है कि ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कैजुअलिटीज होती हैं, यानी बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर प्राउड किया जा सके या फिर कोई ऐसी बात नहीं है जिसे प्लान करके पूरा किया जा सके। लेकिन मेरा फैसला यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस औरत को मत मारना, मैं नहीं चाहता कि वो औरत यहाँ पर जान से जाए और वैसे भी वो प्रेग्नेंट है। तो गोंग जाची उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा कि बिना उस औरत को मारे यहाँ पर मैं दोनों फोर्सेस को आपस में क्लैश करवा सकूं। मैं कुछ ऐसा बंदोबस्त करता हूं कि वो दोनों फोर्सेस आपस में फाइट करना शुरू कर दें। तो हाजिन कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब ठीक है अब हमारी बारी है, हम लोग जाते हैं और जाकर ज़ोंगनान की आर्मी से निपटते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 151 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन और डोंगपिल दोनों जाकर ज़ोंगनान की आर्मी का सामना करेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 152 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि गोंग जाची जो होता है वो हमारे हाजिन की बात समझ जाता है कि हमें मिस्ट्रेस को नहीं मारना और इसके बावजूद स्टील ब्लड फोर्ट्रेस और अलायंस लीडर दोनों के दरमियान में क्लैश करवानी है। तो हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर हमारी बारी है, डोंगपिल हम दोनों यहाँ पर से निकलने वाले हैं ताकि जाकर ज़ोंगनान की आर्मी को रास्ते में ब्लॉक किया जा सके। और इसी के साथ ही ज़ोंगनान पैट्रियार्च के बारे में बताया जाता है कि ज़ोंगनान पैट्रियार्च की उम्र जो है इस वक्त 49 है और वो 7 साल पहले अपने सेक्टर का लीडर बना था और उसे थंडर क्लाउड स्वर्ड सैंग गैग भी कहा जाता है क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। अगर देखा जाए तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर और माउंट ज़ोंगनान सेक्टर लीडर दोनों की पावर लेवल तकरीबन सेम ही है और उसके पास एक बहुत ही खास तलवारबाजी का स्टाइल है। तो हमारे जो हाजिन होता है उसके पास ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन गोंग जाची लेकर आया होता है। तो वो डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल क्या तुम इस बंदे को हैंडल कर लोगे? तो वो कहता है जी सर मैं कर लूंगा। तो हाजिन कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट इस वक्त ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम का एक सेक्टर लीडर है। सेक्टर लीडर इसी तरह बनते हैं क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा खास होते हैं और पावर के मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतर होते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे फाइट करके जीतना इतना भी आसान नहीं होगा। तो डोंगपिल उसे कहता है कि मुझसे फाइट करके जीतना भी इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारा हाजिन कहता है देखो तो जरा तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, लगता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके हो। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन अगर तुम उससे फाइट में जीत नहीं पाओ, तुम्हें लगे कि तुम जीत नहीं पाओगे, तुम्हें बस फाइट को थोड़ा सा और स्लो करना होगा ताकि मैं अपनी तरफ से सारी आर्मी को डिस्ट्रॉय करके तुम्हारे तक पहुंच सकूं। तो वो कहता है लेकिन मास्टर आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वादा करता हूं कि मैं उस सेक्टर लीडर को खुद ही हरा
बता दूंगा। तो हमारा हाजिन कहता हाँ क्यों नहीं, इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से निकल पड़ते हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है गोर्श का दिखाया जाता है, क्योंकि उनका जो थंडर क्लाउड एल्डर होता है यानी एल्डर ज़ोंगनान जो होता है वो अपने सोल्जर्स के साथ नहीं होता बल्कि वो अलग जा रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ से उनकी आर्मी जो होती है वो अलग आ रही होती है। उनकी जो स्क्वाड होती है उसके साथ एल्डर 5 और एल्डर 7 होते हैं, तो वो दोनों एल्डर्स जो होते हैं उनको लीड करके आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, यानी कि वो स्नीक अटैक करने के लिए वहां पर उस रास्ते को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे हाजिन को तो पहले से पता होता है कि उनका रूट क्या है। तो इसी के साथ ही एल्डर्स कहते हैं कि जब भी हम लोग इस जगह के ऊपर आते हैं ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक महसूस होती है, क्योंकि कभी यहाँ पर वुडैंग सेक्टर के लोगों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया था। हमारी अलायंस और लीग की तरफ से यहाँ पर फैसला किया गया था कि वुडैंग सेक्टर के जो सॉर्सरर्स हैं जो कि यहाँ पर काले जादू को यूज किया करते थे उन सभी लोगों को यहाँ पर से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक कैल्डर जिंदा बचा है, एक कैल्डर जो कि माउंटेन के ऊपर बैठ कर कल्टीवेट करता रहता है। काश उन जैसा एक कैल्डर हमारी टीम को ज्वाइन कर लेता तो हम लोग भी यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक फोर्स बन सकते थे। ऐसे जैसे वो लोग वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें बस यहाँ पर से इस गोर्ज को पार करके बाहर निकलना और उसके बाद हमें अपने दुश्मन के साथ सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें ऊपर से धूल मिट्टी उड़ती हुई दिखाई देती है, तो वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। अचानक से भूकंप आ जाता है और ऊपर जो उनके दोनों साइडों के ऊपर गोर्ज होती है वहां पर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, अचानक से यहाँ पर भूकंप कहां से आ गया, और साथ ही वहां पर बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं जिससे उनके सामने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सभी लोग कहते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया है, इतना बड़ा भूकंप कैसे आ सकता है। और इसी के साथ ही वहां पर उस रास्ते के ब्लॉक होने के बाद बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ रही होती है और हमारा हाजिन जो होता है वहां पर से निकलता है और उनसे कहता है तो यहाँ पर सारे के सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर तुम सभी लोगों की पेस्टिसाइड करने का वक्त आ चुका है। तो इसी के साथ ही एल्डर 7 चलाकर उसे कहते हैं कौन है वहां पर। तुम्हारा हाजिन वहां पर से निकलता है और उसे कहता है कि कौन हो सकता है यहाँ पर, मैं वही हूँ जिसने यहाँ पर तुम्हारा रास्ता ब्लॉक किया है, जिसने यहाँ पर तुम्हें आगे जाने से रोका है, यानी कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जिस दुश्मन का सामना करने के लिए तुम यहाँ पर पूरी आर्मी लेकर आए हो। तो एल्डर 7 उसे कहता है कमीने कहेंगे क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग कौन है और तुम यहाँ पर हमारे सामने आकर हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहे हो। हमारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग ज़ोंगनान आर्मी की स्क्वाड हो। तो एल्डर 5 उसे कहता है कि जब तुम्हें हमारे बारे में पता है फिर तुम हमारा रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं ऐसे किसी को जाकर मार डालूंगा जिसे मैं जानता भी नहीं होऊंगा। मैं तुम सभी को मारने के लिए आया क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम लोग हमें मारने के लिए आए हो। ये बात सुनते ही एल्डर 5 जो होता है वो कहता है कि तुम्हारे जैसा एक बच्चा हमारे सामने खड़े होकर इस तरह की बात करेगा। वो इसी के साथ ही अपनी स्क्वाड से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इस बच्चे को पकड़ कर लाओ, मेरे सामने इसके घुटने टेको। और हाजिन जो होता है वहां पर अपनी सेंसेस को यूज करते हुए इस बात को कंफर्म करता है कि उसके आसपास और कोई भी नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ यही स्क्वाड है। दोनों तरफ से जो है वो गोर्ज है और पीछे के रास्ते में इनके पीछे कोई भी इनको फॉलो नहीं कर रहा। तुम्हारा हाजिन कहता है तो फाइनली यहाँ पर मैं इस जगह के ऊपर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज कर सकता हूँ। पिछले कई महीनों से मैंने जहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो फाइनली मुझे यहाँ पर मौका मिलेगा। पहले भी यहाँ पर मैं फाइट कर चुका हूँ लेकिन डिमोनिक एनर्जी को सील रखकर मुझे फाइट करना पड़ी थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करूंगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेरी एनर्जी को सेंस नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जैसे वहां पर अपनी डिमोनिक आर्ट्स को रिलीज करता है, डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है, तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। आपको पता ही है क्योंकि वो यहाँ पर डीमन लीडर बनने के लिए यानी डीमन गार्ड बनने के लिए सिलेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि उसके पास बहुत सारी पावर होगी। तो ये देखते ही एल्डर 5 और एल्डर 7 जो होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, इसके पास तो डिमोनिक एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब यह है कि ये डिमोनिक कल्ट से यहाँ पर आया है। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उनके स्क्वाड के मेंबर्स को काटना शुरू कर देता है। तुम्हारे हाजिन के लिए इन सभी स्क्वाड मेंबर्स को मारना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल स्क्वाड मेंबर्स होते हैं और बड़ी तेजी के साथ हाजिन उन सभी को मारते मारते आगे बढ़ रहा होता है। और एल्डर 7 जो होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि लगता नहीं है कि इसको हैंडल करना इतना भी आसान होने वाला है, ये तो बिल्कुल एक डीमन है, यानी कि डीमन कल्ट का एक डीमन है जो कि हमारे सामने अपीयर हुआ है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहां पर हमारा डोंगपिल जो होता है वो अपने ओपोनेंट के सामने आता है और उसे कहता है क्या तुम्हारा नाम सैंग गैक है, क्या तुम ही थंडर क्लाउड स्वर्ड ऑफ ज़ोंगनान हो। सेक्टर लीडर के साथ उसका जो साथी होता है उसे कहता है कि कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे सेक्टर लीडर के सामने इस तरह से खड़े होकर उनका नाम लेने की। तो इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल उसे कहता है कि मैंने जहां पर तुमसे एक सवाल पूछा है, तो इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को भी रिलीज करता है। जैसे वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है तो सेक्टर लीडर कहता है कि तुम्हारे हाथ में एक डिमोनिक स्वर्ड है, तुम्हारी एनर्जी डिमोनिक है, तुम्हारे जैसा एक डिमोनिक कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है। डोंगपिल उसे कहता है कि मेरे जैसा एक डिमोनिक कमीना यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया है क्योंकि यहाँ पर मेरी फाइट तुम्हारे साथ होने वाली है। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारी एपिसोड 152 का भी एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 153 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर स्क्वाड के सामने खड़ा होता है और उसके सामने स्क्वाड के सभी लोग होते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारा डोंगपिल जो होता है वो सेक्टर लीडर से फाइट करने के लिए गया होता है, जहां पर सेक्टर लीडर जोंगनैन और साथ में उसका कैप्टन होता है, उसकी स्क्वाड का कैप्टन, वो दोनों आगे की तरफ बढ़े होते हैं। और इसी के साथ जब वो चलते हुए जा रहे होते हैं तो उन्हें वहां पर पत्थर गिरते हुए महसूस होता है, क्योंकि उसी वैली के दूसरी तरफ हमारा हाजिन फाइट कर रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि हमने सुना था कि ये वाली जो पहाड़ है ये काफी ज्यादा अनस्टेबल और किसी वक्त भी लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड के अंदर से भी कंपन महसूस हो रही है, ऐसे लगता है जैसे कि दूसरी तरफ फाइट हो रही हो। तो उसका कैप्टन उसे कहता है कि हाँ सर, मुझे भी ऐसा लगता है जैसे दूसरी तरफ हमारी स्क्वाड किसी से फाइट कर रही है। इसके साथ ही मास्टर जोंगनैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर कहीं पर छुपे हुए हो, चलो जल्दी से बाहर निकल आओ। तो इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल जो होता है वो क्लिफ के पीछे से निकलकर सामने आ जाता है। जब उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है तो उससे पूछता है कि बताओ, क्या तुम्हारा नाम सैंग गैक है? क्या तुम्हें लाइटनिंग क्लाउड स्वर्ड कहते हैं? क्या तुम जोंगनैन सेक्टर के लीडर हो? तो ये बात सुनने के बाद वाइस सेक्टर लीडर या कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे सेक्टर लीडर से इस तरह से बात करने की? हाई तुम हो कौन और हमारे सामने यहाँ पर खड़े क्यों हो? जबकि हमारा डोंगपिल जो होता है वो मास्टर जोंगनैन की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि जिस तरह से मेरे यंग मास्टर ने कहा था, मुझे लगता है कि ये बंदा वाकई मुझसे ज्यादा स्किल्ड और मुझसे ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे यहाँ पर अपना पूरा जी जान लगाना होगा अगर मुझे इस बंदे से अपनी फाइट को जीतना है। और इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने वाला हूँ। जबकि मास्टर जोंगनैन अपनी तलवार निकालते और कहता है कि तुम ही कमीने लोगों ने यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर को किडनैप किया है। तो हमारा डोंगपिल उसकी बात को इग्नोर करते हुए ऊपर की तरफ जंप करता है और उसके ऊपर स्ट्राइक लगा देता है। जब वो उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो वाइस कैप्टन जो होता है अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे की तरफ गिर जाता है। ये देखकर मास्टर जोंगनैन काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना यंग है लेकिन इसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा ट्रमेंडस कैसे हो सकती है, यहाँ तक कि उसने यहाँ पर मेरी टेक्निक को भी पिछाड़ दिया है। तो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि हमारा डोंगपिल बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो कहता है कि इसके रिएक्शन स्पीड तो बहुत ज्यादा है, हालांकि पीछे हटने के बाद इसने फौरन मेरे पर अटैक कर दिया। तो मास्टर जोंगनैन के चेहरे के ऊपर वहां पर एक कट लग जाता है, लेकिन मास्टर जोंगनैन अब यहाँ पर अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करते हैं और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं माफ करूंगा, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे पर जिस तरह से अटैक किया तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक एक्सपर्ट हो। तुम लोगों ने यहाँ पर ये सारी की सारी प्लानिंग की हुई थी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले यहाँ पर मुझे मेरे कैप्टन को हरा पाओगे? वो अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा डोंगपिल जो होता है वो भी आगे से अपनी तलवार घुमाकर उसकी तलवार के अटैक के साथ अपनी तलवार को टकराता है। जब वो दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, कैप्टन साइड के ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और उनको महसूस कर रहा था और कहता है कि इन दोनों की स्पीड इतनी है कि मैं यहाँ पर इन दोनों को देख नहीं पा रहा, दोनों की स्ट्रेंथ इतनी है कि मेरे पांव के नीचे से जमीन कांप रही है। इसका मतलब यह है कि ये लड़का जो है जिसकी उम्र यहाँ पर तकरीबन मेरी उम्र के बराबर होगी, ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है। हालांकि मैं पूरी एक स्क्वाड का लीडर हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का जो है ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। और वो वहां पर उस फाइट की वजह से उड़कर आने वाले पत्थरों को ब्लॉक कर रहा था, इसके ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो फाइट के बीच में जाकर ना तो डोंगपिल को रोक सकता है, ना ही अपने मास्टर को बचा सकता है। यहीं पर से दिखाते हैं कि हमारा डोंगपिल जो होता है वहां पर उस मास्टर को एक जबरदस्त किक मारता है। जब उसे किक मारता है तो मास्टर अपनी तलवार के हैंडल के साथ उसकी किक को ब्लॉक करते हैं और साथ ही नीचे से अपना हाथ यूज करते हुए अपनी पाम टेक्निक के साथ डोंगपिल के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो डोंगपिल को लगता है कि वो इस अटैक को अवॉइड नहीं कर पाएगा, तो अपने बाजू सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, डोंगपिल उससे काफी दूर पीछे जाकर गिरता है और उसके बाद दिखाते हैं कि मास्टर जो होते हैं अपने हाथ की तरफ देखते हैं। मास्टर जोंगनैन जब अपने हाथ में देखते हैं तो उसके हाथ के ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे कांटे लगे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर इस तरह की ट्रिक्स कैसे यूज कर सकते हो, तुम तलवारबाजी की फाइट में यहाँ पर इस तरह के छोटे वेपन्स यानी हिडन वेपन्स को कैसे यूज कर सकते हो। तो डोंगपिल उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर कोई फ्रेंडली स्पार कर रहे हैं जिसमें हम लोग यहाँ पर एक ही रूल के साथ फाइट करेंगे, यहाँ पर लाइफ टू डेथ हो रहा है, या तुम मरोगे या मैं मरूंगा, तो फिर यहाँ पर जो चाहे वो मेथड यूज करो, जो चाहे वेपन यूज करो। और इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल जो होता है वहां पर अपनी याक्षा टेक्निक को रिलीज करता है। जो अपनी याक्षा टेक्निक को रिलीज करता है तो ये देखते ही मास्टर जोंगनैन समझ जाता है कि जो डिमोनिक कल्ट का एक बैस्टर्ड है, तो वो कहता है कि जो तो डिमोनिक कल्ट की टेक्निक है, याक्षा टेक्निक को मैं पहचानता हूं। और डोंगपिल सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। यहीं पर दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, क्योंकि हमारे हाजिन ने वहां पर बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है, इतने सारे लोगों को मार का ढेर लगा दिया होता है। अब वहां पर 5th एल्डर और 7th एल्डर उसके सामने अपनी बाकी की स्क्वाड को लेकर खड़े होते हैं। 7th एल्डर कहता है कि ये इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग जोंगनैन सेक्टर की प्राउड आर्मी है, हम लोग यहाँ पर हार नहीं मान सकते। और इसी के साथ 7th एल्डर अपनी तलवार लेकर हमारे हाजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ उसकी तलवार उड़ती हुई दिखाई देती है और हमारा हाजिन जो होता है वहीं पर से उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। एनर्जी उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, जिससे उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है उसी की तलवार को वहां पर कैच करता है और उसी की तलवार को पकड़ने के बाद उसको सर से पकड़ता है, उसकी तलवार उसकी गर्दन पे रखता है और कहता है तुमने कहा कि तुम लोग जोंगनैन की प्राउड आर्मी हो, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। और इसी के साथ ही उसकी गर्दन काट देता है। जबकि बाकी के सभी लोगों का मोरल बहुत
बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। वो सभी सोल्जर्स बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि एल्डर म्योंग जहां पर मर गया है तो हम लोग यहाँ पर क्या ही कर पाएंगे। और फिफ्थ एल्डर वहां पर सोच रहा होता है कि इस लड़के ने हमारे सेवंथ एल्डर को कितनी आसानी से मार डाला। और सभी सोल्जर्स सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर से भागकर चले जाएं, लेकिन क्योंकि वो राइटियस सेक्टर के लोग हैं इसी वजह से वो भागकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि राइटियस सेक्टर के डिसाइपल्स को यही सिखाया जाता है कभी फाइट से भागना नहीं है। और एल्डर उनसे कहता है कि सभी लोग यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर हम लोग यहाँ पर से नहीं जा पाएंगे तो इस बात का डर नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ से भागकर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जबकि हमारा साजिन सोच रहा था कि मुझे लगा ही था कि ये कमीने यहाँ पर से भागने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि फाइट करेंगे, क्योंकि राइटियस लाइंस के लोग अपनी रिस्पेक्ट और अपनी इज्जत को आगे रखते हैं। लेकिन इन लोगों के पास यहाँ पर भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो इसी के साथ ही वो सभी सोल्जर जो होते हैं वहां पर एक फॉर्मेशन बनाते हैं, अपनी तलवारें उठाते हैं और फिफ्थ एल्डर जो होता है सभी को वहां पर लीड कर रहा होता है। लेकिन हमारा हाचिन बड़ी तेजी के साथ एक एक करके सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को मारता मारता फिफ्थ एल्डर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो वो कहता है कि ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है, ऐसे लगता है जैसे हमारा सामना किसी मॉन्स्टर के साथ हुआ है। तो हाचिन उसका एक बाजू काट कर आगे गुजर जाता है जब उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है। तो इसी के साथ ही एल्डर की तलवार भी उसके हाथ से छूट जाती है। तो एल्डर उसे कहते हैं कि बताओ क्या तुम डिमोनिक कल्ट के लीडर हो। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे कमीने और बेकार लोगों को मारने के लिए हमारे कल्ट के लीडर को खुद यहाँ पर आने की जरूरत है, जबकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कल्ट का लीडर नहीं हूँ। तो सेवंथ एल्डर उसे कहता है कि हीवंस तुम्हें जरूर पनिश करेंगे, तुमने यहाँ पर जो भी घिनौने क्राइम किए हैं। तुम्हारा हाचिन कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ ही फिफ्थ एल्डर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो हमारे हाचिन के करीब पहुंचते हैं। हमारा हाचिन वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर उसकी गर्दन उड़ा देता है और उस एल्डर को भी मार देता है। तुम्हारे हाचिन ने वहां पर 180 लोगों को मार दिया। 180 लोगों की ये स्क्वाड जो थी यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर के एल्डर को बचाने के लिए आई थी। तुम्हारा हाचिन कहता है कि इन सभी के मरने के बाद अब यहाँ पर मुझे पता है कि मैंने थोड़ी ज्यादा रूथलेसनेस दिखा दी, हालांकि मुझे यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के नाते और साथ ही यहाँ पर इन सभी लोगों से बदला लेने के नाते मुझे सब कुछ करना पड़ा। अब साथ ही वो डोंगपिल की तरफ आगे बढ़ता है कि वो भी अपनी फाइट को खत्म कर चुका होगा। उसी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा डोंगपिल अभी भी फाइट कर रहा था। दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि हमारा जो डोंगपिल होता है वो यहाँ पर अपनी याक्षा बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद अब उसकी जो हीलिंग पावर होती है वो काफी ज्यादा कम रह चुकी होती है। तो वो कहता है कि वाजरा याक्षा बॉडी की वजह से मेरी हीलिंग पावर्स काफी ज्यादा कम रह गई है, मैं यहाँ पर एक बड़े डिसएडवांटेज में हूँ। और इसी के साथ ही जब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना होगा, इसी के साथ ही साइड के ऊपर से कैप्टन उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, अब जबकि तुम कमजोर पड़ गए हो तो इसका मतलब यह है कि मैं भी तुमसे फाइट कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल भी वहां पर सोच रहा था कि अब ये कमीना जहां पर कहां पर बीच में पड़ गया। जब वो उसकी तरफ देख रहा था इसी के साथ ही वो गार्ड चलाकर कहता है कि सर अभी यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करें। और इसी के साथ ही मास्टर अपनी तलवार लेकर पीछे से निकलते हैं और आकर डोंगपिल की बॉडी के आर पार कर देते हैं। और हमारा डोंगपिल जो होता है वहां पर तलवार उसकी बॉडी के अंदर धंस जाती है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तो हमारा डोंगपिल वहां पर खड़ा होता है और इसी के साथ ही मास्टर जोंगनैन उसे कहता है कि कमीने कहीं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ हमारे जोंगनैन सेक्टर के ऊपर अटैक करोगे और तुम लोग यहाँ पर से अपनी मनमानी करते फिरोगे। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर जोंगनैन को भी एक झटका लगता है, क्योंकि एक तलवार उनकी बॉडी के भी आर पार हो जाती है। तो वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये कैसे हो गया। डोंगपिल उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे इतने ज्यादा करीब नहीं आना चाहिए था, तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे करीब आकर, क्योंकि मैंने तुम्हें तो पहले ही कहा था कि ये फाइट लाइफ एंड डेथ की होने वाली है, यानी कि मैं मरने के लिए तैयार था। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 153 का एंड करेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 154 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा डोंगपिल जो होता है तलवार उसकी बॉडी के अंदर होती है, लेकिन वो भी अपनी तलवार मास्टर जोंगनैन की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से मास्टर जोंगनैन जख्मी हो जाते हैं और हैरान भी होते हैं कि इस लड़के ने ये कैसे किया। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर बुरी तरह जख्मी हो, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मूव कैसे कर सकते हो, हालांकि मैंने यहाँ पर अपनी सेलेस्टियल आर्ट्स और अपनी सेलेस्टियल की एनर्जी को यूज किया था। और जब वहां पर महसूस करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो डिमोनिक एनर्जी होती है। तो वो कहता है क्या कहीं यहाँ पर इसकी डिमोनिक एनर्जी इतनी प्योर और इतनी पावरफुल तो नहीं है कि जहाँ पर मेरी सेलेस्टियल आर्ट्स यानी कि मेरी राइटियस आर्ट्स और मेरी राइटियस की एनर्जी इसके सामने टिक नहीं पा रही। और उनके हाथ से तलवार छूट जाती है और उसके मुंह से वहां पर ब्लड बह रहा होता है और इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। तो डोंगपिल उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या लगा था कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से हारने वाला हूँ, तुम इस बारे में भूल गए थे कि मैं एक डिमोनिक कल्टिवेटर। और इसी के साथ ही डोंगपिल अपनी तलवार को पीछे की तरफ खींचता और साथ ही उसके चेहरे के ऊपर एक जबरदस्त घुटना मारता है, जिसकी वजह से मास्टर जोंगनैन उड़ते हुए काफी दूर पीछे जाकर गिरते हैं। और गिरने के बाद वो अपनी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को पकड़कर खड़ा होता है, साथ ही तलवार को खींच रहा होता है। लेकिन हमारा डोंगपिल जो होता है अपनी तलवार जो उसकी बॉडी की नसी होती है उसे बाहर की तरफ निकालता है और साथ उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। और उसका वाइस कैप्टन जो होता है साइड के ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के ने यहाँ पर हमारे कैप्टन को इतनी आसानी के साथ हरा दिया है। एक डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर हमारे सेक्टर लीडर को मारने वाला है। तो डोंगपिल उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर चुपचाप खड़े रहने वाले हो, क्या तुम अपने सेक्टर लीडर की मौत का बदला नहीं लेने वाले।
क्या तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक नहीं करोगे? तो इसी के साथ ही वो भागता हुआ उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे सेक्टर लीडर को जख्मी करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंच रहा था इसी के साथ उसके सर पर एक जबरदस्त किक पड़ती है, क्योंकि हमारा हाजिन वहां पर बीच में पहुंच जाता है। तो हाजिन आकर उसे किक मारता है, जिससे उड़ता पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है, वहीं पर टकराकर वो मर जाता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ मेरे साथियों को मार सकते हो? और वो हमारा डोंगबिल से कहता है कि सेक्टर लीडर, लगता है कि मैं काफी लेट हो गया, आप तो अपना काम खत्म करके आ भी गए हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि लेट? हाँ, मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर लेट ही होने वाले हो, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर सेक्टर लीडर यानी ज़ोंगनैन सेक्टर लीडर को इतनी आसानी के साथ हरा सकते हो। हालांकि तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब है, मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर खून में लिपटे हुए होगे, तुम्हारी हालत बिल्कुल वैसी की वैसी है। डोंगबिल से कहता है कि यंग मास्टर, मेरे स्किल्स जो है वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, मुझे यहाँ पर ये बात पता है कि मेरे स्किल्स मास्टर ज़ोंगनैन से काफी ज्यादा कम थे। तो वो कहता है कि हाँ, ये बात तो यहाँ पर तुम दोनों की फाइट के आसार देखकर ही मुझे पता चल रही है, जिस तरह से तुम लोगों ने यहाँ पर फाइट किया। और साथ ही हमारा हाजिन आगे बढ़ता जाकर मास्टर ज़ोंगनैन की बॉडी के अंदर से तलवार बाहर निकालता और साथ उसे कहता है पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड के ऊपर जो जीता है, जो जिंदा खड़ा होता है, वही यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होता है। और अगर चाहे वो यहाँ पर किसी भी तरीके का क्यों ना यूज करे, चाहे पॉइजन को यूज करे, हिडन वेपन्स को यूज करे, सिर्फ और सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हें हारना नहीं है और तुम्हें एंड के ऊपर जिंदा खड़े रहना है। और मास्टर ज़ोंगनैन कहता है कि तुम लोग कौन हो, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? लेकिन हमारा हाजिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए हमारे डोंगबिल को वहां पर जिंदगी के लेसन्स दे रहा होता है। वो उसे कहता है कि यहाँ पर इस बंदे ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, इसे लगा कि तुम इससे कमजोर, इसी वजह से उसने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हो कि तुम यहाँ पर इसको ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा देख रहे हो, और इसी वजह से तुम यहाँ पर इस फाइट को जीत पाए हो। और डोंगबिल वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर इस फाइट को जीत लिया है। लेकिन जंग मास्टर की बातें जो है मुझे काफी ज्यादा कंफर्ट दे रही है, वो काफी ज्यादा अच्छी बातें करते हैं, जिससे मुझे काफी ज्यादा हौसला मिल रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो जंग मास्टर ज़ोंगनैन को अपने कंधे पर उठा लेता और कहता है कि अब जबकि हमने सारी की सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली हैं, तो चलो अब जल्दी से यहाँ पर आग भड़काने का वक्त है, हमें बस यहाँ पर आग जलानी है और उसके बाद हम लोग इस आग को बैठकर सेंकेंगे और इसके मजे लेंगे। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से निकल जाते हैं, जबकि सेम टाइम के ऊपर ये खबर जो होती है पूरी की पूरी म्यूजियम में फैल जाती है। वहां पर सभी लोगों को पता चलता है कि दो मास्टर्स यानी कि मास्टर होंग सांजा और मास्टर सैंगैक दोनों किडनैप हो चुके हैं, और दोनों को यहाँ मास्टर्स नहीं थे, बल्कि दोनों यहाँ पर राइट के सिमली अलायंस के दो पावरफुल सेक्टर्स यानी कि ज़ोंगनैन सेक्टर, माउंट हुआ सेक्टर के सेक्टर लीडर्स थे, और दोनों को यहाँ पर किडनैप कर लिया गया। और इस वक्त पूरे के पूरे नॉर्थ यांगजी रिवर की तरफ हर तरफ यहाँ पर केओस मची हुई है, सभी लोग काफी ज्यादा परेशान और सोच रहे हैं कि यहाँ पर राइटियस अलायंस के साथ हो क्या रहा है। और सभी लोगों को यहाँ पर एक बात जो है वो पता चली है कि ये सब कुछ किसने किया है, ये नॉर्थर्न आइस पैलेस की यंग मिस ने किया है। नॉर्थर्न आइस पैलेस के लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर राइटियस अलायंस के गढ़ के अंदर घुसकर आकर ये सब कुछ कर रहे हैं, और उसके साथ दो मिस्टीरियस गार्ड्स हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। नॉर्थर्न आइस पैलेस 4 आइस पैलेसेस में से एक है, जो पैलेस आउटर वॉल्स में, जिनमें 20 पैलेस भी है और साउथर्न आइस पैलेस भी है। और ये लोग जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन इतने पावरफुल नहीं है कि वो लोग यहाँ पर आकर सेक्टर लीडर्स को किडनैप कर सके। इसी वजह से बाकी के जितने भी सेक्टर लीडर्स हैं वो सभी के सभी लोग आकर अपना गुस्सा नॉर्दर्न आइस पैलेस के ऊपर निकाल रहे होते हैं। और हिमली राइटियस अलायंस का जो लीडर होता है सैम, जो उसके पास आते हैं और आकर उसे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, उन लोगों ने हमारे सेक्टर लीडर्स को किडनैप किया और कल कुछ यहाँ पर हमारे पर अटैक कर सकते हैं, हमें नॉर्दर्न आइस पैलेस के लोगों से इसका जवाब चाहिए होगा, हमें उनको लेटर लिखना चाहिए और उनको पूछना चाहिए, या फिर हम लोग यहाँ पर उनसे फुल ऑन वार करेंगे। इसके बाद जब उनके पास अगला लेटर पहुंचता है जो कि यहाँ पर नॉर्दर्न आइस पैलेस की तरफ से होता है, तो नॉर्दर्न आइस पैलेस में जहाँ पर रिन का ब्रदर अब यहाँ पर नया पैलेस मास्टर बन चुका है, तो वो लोगों से कहता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हिमली राइटियस अलायंस इस सब के पीछे है, जो कि सीक्रेटली जहाँ पर हिमली ड्रैगन पैलेस, स्वर्ड पैलेस और 20 पैलेस के साथ मिलकर काम कर रही है, और उन सभी के साथ मिलकर वो हमारे पैलेस को हराने के बारे में सोच रहे हैं। और इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर वो इसकी जिम्मेदारी ले लेता है, यानी कि वो सारे के सारे जो कुछ भी है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहता है कि हमने यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर, माउंट ज़ोंगनैन सेक्टर के सेक्टर लीडर्स को किडनैप किया है, और जो लोग इस सब में शामिल थे, जिन लोगों ने मेरी बहन को किडनैप करवाया था, वो लोग आकर हमसे माफी मांगे और अपने अपने सेक्टर लीडर्स को वापस ले जाएं। तो ये बात होती है, जब उन लोगों तक पहुंचती है तो वो लोगों को ये बात कंफर्म हो जाती है कि नॉर्दर्न आइस पैलेस के लोग इस सब में शामिल हैं। लेकिन हिमली राइटियस अलायंस के पास यहाँ पर इस सारे के सारे रूमर्स को डिनाई करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उन लोगों ने यहाँ पर साफ इनकार कर दिया कि 20 पैलेस के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है, ड्रैगन पैलेस और आइस पैलेस के साथ मिलकर उन लोगों ने यहाँ पर कोई भी सीक्रेटली चाल नहीं चली, और ना ही वो नॉर्दर्न आइस पैलेस के खिलाफ हैं। मास्टर डैम सॉयोंग अपने लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर आसपास लेटली जो खबरें फैल रही है वो सिर्फ और सिर्फ हिमली राइटियस अलायंस को बुरा दिखाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हमें इन सभी बातों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम सभी लोग शांत रहो, हमें यहाँ पर इस बात के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लगता है कि हाउस सेक्टर के लोग यहाँ पर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बेच रहे हैं, और जब यहाँ पर वो ये कहते हैं कि हाउस सेक्टर के लोग गलत इन्फॉर्मेशन बेच रहे हैं, इसी
के साथ ही बैगर सेक्टर जो कि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो भी जाना जाता है कि वो लोग भी इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करते हैं, वो एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं जो इन्फॉर्मेशन उनके लिए और भी ज्यादा शॉकिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नई इन्फॉर्मेशन आई है वो क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड 154 को यहाँ पर एंड करेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 155 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक नई इन्फॉर्मेशन आती है जो कि बैगर सेक्टर की तरफ से आती है। तो इसी के साथ ही मास्टर डैम सोयोंग अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं तो एक बंदा भागता अंदर आता है और कहता है कि सर मेरे पास एक अर्जेंट न्यूज है, मुझे अभी भी यहाँ पर एक नई न्यूज मिली है। तो वो उसे कहता है कि सर जो नई न्यूज मिली है उसके मुताबिक जो हमारी माउंट हुआ सेक्टर के जो प्लम ब्लॉसम स्क्वाड थी, प्लम ब्लॉसम स्क्वाड जो थी वो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की यंग मिस का पीछा कर रहे थे और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि उनके ऊपर उन लोगों ने अटैक किया था। ये खबर जो है वहां पर से डायरेक्टली स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की तरफ से आ रही है कि उनकी जो एक बहुत ही एलीट स्क्वाड थी जो कि अपनी यंग मिस को बचाने के लिए और उन्हें रिकवर करने के लिए गए थे, उन लोगों ने वहां पर रास्ते में देखा कि प्लम ब्लॉसम स्क्वाड के लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनकी यंग मिस को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उन लोगों ने वहां पर सभी लोगों को गुस्से में मार डाला। उन्होंने पूरी की पूरी प्लम ब्लॉसम स्क्वाड को वहीं पर मार डाला और साथ ही उन लोगों ने एक लेटर भेजा है कि वो हमसे इन्फॉर्मेशन, हमसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि आखिर माउंट हुआ सेक्टर के लोग उनकी यंग मिस को क्यों मारने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर डैम सोयोंग कहता है कि अब मुझे समझ आ रही है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई ना कोई तो है जो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। तो वो कहता है कि हम लोग इस बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो उसका बंदा उसे कहता है लेकिन सर अगर हम लोग यहाँ पर खामोश रहेंगे तो फिर तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोगों को लगेगा कि हम लोगों ने यहाँ पर कोई ना कोई क्राइम किया और हम लोग आगे से उन्हें जवाब भी नहीं दे रहे। उन्होंने धमकी दिया कि वो यहाँ पर हमसे जंग करेंगे अगर हमने यहाँ पर उसे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन डैम सोयोंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर से जा सकते हो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो उसके वहां पर चले जाने के बाद मास्टर डैम सोयोंग सोच रहे होते हैं कोई ना कोई तो है जो जानबूझकर यहाँ पर ये सारी की सारी गलतफहमी क्रिएट कर रहा है, कोई जानबूझकर यहाँ पर हम सभी में फूट डाल रहा है। लेकिन आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो सब कुछ कर रहा है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन गोंग जाची का दिखाता है कि गोंग जाची हमारे हाचिन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक नया नाम मिल गया है, सभी लोग यहाँ पर तुम्हें ड्रैगन एम्बलम यामा का नाम दे रहे हैं क्योंकि तुमने वहां पर यांगजी रिवर के अंदर जो 3 शिप्स को डुबोया था और वहां पर उसके ऊपर जितनी भी स्क्वाड थी स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को सभी को मारकर तुमने वहां पर के जितने भी लोकल रहने वाले हैं उन सभी लोगों ने तुम्हें यहाँ पर ड्रैगन यामा का नाम दे दिया है। इसका मतलब यह है कि तुम आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा फेमस होते जा रहे हो और तुम काफी ज्यादा फेमस हो रहे हो क्योंकि तुमने यहाँ पर कारनामे ऐसे किए हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि गलत तरीके से मुझे फेमस किया जा रहा है, मुझे फेमस होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कम से कम ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट लोगों को तो इस बारे में पता होना चाहिए। वहां पर यांगजी रिवर के आसपास के जो लोग हैं वो इस बात से काफी ज्यादा खुश है कि तुमने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की आर्मी को वहां पर उनका सफाया कर दिया। वो लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश है और एक हीरोइक डीड है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि क्या यहाँ पर तुम्हें लगता है कि एक हीरोइक डीड है? हमने यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर, माउंट जोंगनेन सेक्टर लीडर को किडनैप किया। अगर उन्हें यहाँ पर पता चल जाए कि हम लोग किडनैपर्स हैं तो मुझे हीरो से एक विलन बना देंगे। हमारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे बताओ कि अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर आगे क्या होने वाला है? स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग जाकर हेवनली राइटियस लाइन्स के ऊपर अटैक करेंगे जहाँ पर उनके साथ हाथ मिलाकर मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो गोंग जाची उसे कहता है मेरे पास यहाँ पर इसके लिए एक सुजेशन है। तो हाजिन कहता है बताओ। तो उसे कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दो। हाजिन कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, मैं यहाँ पर इतने अरसे से छुपकर काम कर रहा हूँ और तुम चाहते हो कि मैं सभी को बता दूं कि मैं डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर हूँ। तो ये बात सुनने के बाद गोंग जाची उसे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। गोंग जाची उसे कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम सभी लोगों को बताओ कि तुम डिमोनिक कल्ट के यंग मास्टर हो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर को इस बारे में बता दो। तो हाजिन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर को यह बताना सेफ रहेगा? अगर उसने जाकर हेवनली राइटियस लाइन्स के साथ हाथ मिला लिया और उन्हें बता दिया कि मैं कौन हूं तो फिर क्या होगा? तो गोंग जाची उसे कहता है कि नहीं, वो नहीं बताएगा क्योंकि हमारे पास यानी हाउस सेक्टर के पास उन लोगों की बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। मैं उनके ऊपर दबाव डालूंगा और उनको तुम्हारी रियल आइडेंटिटी भी मैं ही बताऊंगा और उसके बाद वो लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएंगे, यानी कि वो तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करेंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि पर मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है और साथ ही वो सोच रहा था कि आज यहाँ पर ये इस तरह की बात क्यों कर रहा है, स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को सब में शामिल क्यों करना चाहता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। गोंग जाची उसे कहता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस और हेवनली राइटियस अलायंस ये आपस में दुश्मन रहे हैं और एक दूसरे के साथ पहले भी कई बार इनकी फाइट हो चुकी है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तभी ये लोग आपस में हाथ मिलाते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के साथ हाथ मिला लेते हैं तो उन्हें लगेगा कि उनके पास यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर की पावरफुल फोर्स है और वो लोग राइटियस अलायंस को हमेशा के लिए हरा सकते हैं और इस इलाके में उनका दबदबा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारा साथ देने को तैयार हो जाएगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, मुझे इस बारे में कम से कम यहाँ पर अपने जनरल स्ट्रेटेजी से बात करनी होगी और उसी के बाद मैं यहाँ पर तुम्हें कोई फैसला दूंगा। तो वो कहता है जी सर,
जैसा आप कहते हैं कि मैं वैसा करूंगा, ठीक है। हाजिन उसे कहता है लेकिन इससे तुम्हें भी तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस तो इसी तरह चलता है ना तीनों सेक्टर्स में यहाँ पर बैलेंस बनाकर रखने से। तो गोंग चाची उसे कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर बाकी के दोनों सेक्टर्स खत्म होने वाले हैं और हम लोग जो है हम लोगों ने डीमन गर्ल के साथ समझौता कर लिया है, तो इसी वजह से हमारा बिजनेस अब तुम्हारे साथ चलने वाला है, उन लोगों के साथ नहीं। तुम्हारा हाजिन कहता है तो फिर भी मुझे यहाँ पर सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा। तो गोंग चाची कहता है हाँ ठीक है, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें जल्दी से जल्दी इस बार में कुछ ना कुछ सोचना होगा। और वहां पर से चला जाता है, जबकि हमारा हाजिन वहीं पर बेड पर लेट जाता है और कहता है कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चल रहा है, गोंग चाची के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस वालों के साथ उसका कोई अपना ग्रज हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर जितना कुछ भी हासिल किया है मुझे लगता है कि ये सब कुछ हासिल करना इतना मुश्किल था कि मैं यहाँ पर अब बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। इस सब के बीचों बीच मैंने यहाँ पर अपने दोस्तों को मुश्किल में डाल दिया। मेरे दोस्त जो मेरे साथ यहाँ पर है वो सभी लोग भी काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ चुके हैं और मैंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो काफी ज्यादा गलत थे, लेकिन मुझे सब कुछ करना पड़ा, मुझे सब कुछ यहाँ पर करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही जब वहाँ पर लेट कर ये सब कुछ सोच रहा होता है तो रिन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर कब आई, और वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए था। तो वो कहते हैं कि मैंने नॉक किया था लेकिन तुम जवाब नहीं दे रहे थे, और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तो रिन उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर मेरे भाई को मुश्किल में डाल दिया है, तुमने यहाँ पर हमारा नाम यूज किया, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे इस जर्नी पर अपने साथ लेकर आने वाले हो, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारे जो नादरन आइस पैलेस है उसके ऊपर भी मुसीबत आ चुकी है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे नादरन आइस पैलेस का नाम यूज करने वाला हूँ और इसी वजह से तुम्हें पता होना चाहिए था कि यहाँ पर तुम्हारे ऊपर क्या मुसीबत आ सकती है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है मेरा भाई यहाँ पर सबको संभाल लेगा, लेकिन क्या तुमने उसे पहले बताया था। तो हाजिन कहता है कि हाँ गोंग चाची ने उसे लेटर्स लिखे तो उसे बता दिया था कि यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं। तो वो कहती है चलो ये भी अच्छा है, फिर साथ ही उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है मुझे तुमसे एक और बात करनी है। हाजिन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बताओ कि तुम्हें क्या बात करनी है। तो वो शर्मिंदा हो जाती है और साथ उसे कहता है कि मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं तुम्हें यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ प्लीज यहाँ पर। तुम्हारा हाजिन कहता है हाँ क्यों नहीं बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो, मसला क्या है। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे अपना डिसाइपल बनाओगे। तुम्हारा हाजिन होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहती हो। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 155 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 156 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है अपने प्लान में कामयाब हो जाता है और ज़ोंगनैन पैट्रियार्च को भी किडनैप कर लेता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हाउस सेक्टर की सीक्रेट केव दिखाते हैं जहां पर ज़ोंगनैन पैट्रियार्च चिल्लाकर उसे कह रहे थे कमीनों कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहां पर हमारे पर अटैक करने की, मेरे बाकी के सभी साथी कहां पर है, उन सभी का क्या हुआ। तो इसी के साथ ही हमारा जंग मास्टर उसे बताता है कि तुम्हारे बाकी के सभी साथी मर चुके हैं, इस वक्त तुम सिर्फ और सिर्फ अकेले सर्वाइवर बचे हो, तुम्हारे सेक्टर के जितने लोग भी तुम्हारे साथ आए थे उन सभी को मार दिया गया है। तो ये बात सुनते ही ज़ोंगनैन पैट्रियार्च भी काफी हैरान होते हैं। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि शुक्र करो कि तुम अभी तक यहाँ पर जिंदा हो, वरना मैंने यहाँ पर तुम्हें अभी मार दिया होता। तुम्हारे पास से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते। तो वो आगे से गालियां से दे रहा होता है और उसे कहता है कि तुम डिमोनिक कल्टिवेटर्स, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर एक जंग स्टार्ट करना चाहते हो, क्या तुम उसे हैंडल कर पाओगे। तुम्हारा यंग मास्टर हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें क्यों नहीं लगता कि मैं यहाँ पर एक जंग नहीं स्टार्ट कर सकता। अगर यहाँ पर एक जंग स्टार्ट भी हो जाती है तो फिर इसमें हमारा तो बहुत ही कम नुकसान होने वाला है। तो ज़ोंगनैन पैट्रियार्च वहां पर खामोश हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब दो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हें अभी यहीं पर मार डालूंगा। जबकि ज़ोंगनैन पैट्रियार्च लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हें किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तुम्हारा हाजिन उसी के साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसके ऊपर प्रेशर डालता है और कहता है इसका मतलब यह कि तुम मरना चाहते हो। अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें मार डालता हूँ, मेरे सवाल का जवाब मत देना, मैं बस एक ही बार तुमसे सवाल पूछूंगा। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उससे पूछता है कि जल्दी से बताओ कि तुमने जहां पर ओल्डर जनरेशन के जितने एल्डर्स थे उन सभी लोगों को कहां पर कैद करके रखा हुआ है और उसकी चाबी कहां पर है। क्योंकि हमारे हाजिन को ये तो पता होता है कि ओल्डर जनरेशन के एल्डर्स को कहां पर ट्रैप किया गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसकी चाबी क्या है, उस केव को किस तरह से ओपन किया जाता है। तो ये बात सुनने के बाद ज़ोंगनैन पैट्रियार्च को भी झटका लगता है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो किसी अंदर वाले बंदे के पास ही हो सकती है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं दोबारा तुमसे यहाँ पर सवाल पूछूं। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें इस बार में कैसे पता चला। तुम्हारा हाजिन उसी की तलवार को उठा लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं दोबारा सवाल नहीं पूछूंगा, तुमने अपने यहाँ पर फैसला कर लिया कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और साथ ही हमारा हाजिन अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। तो वो कहता है मैं बोलता हूँ मैं बताता हूँ वो कहाँ पर है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा हाजिन रुक जाता है और कहता है कि अच्छा बताओ कि वो कहाँ पर है, उसकी चाबी कहाँ पर है। तो वो उसे कहता है कि जो तुम्हारे हाथ में तलवार है ये मेरी तलवार, यही उसकी चाबी है। हमने एल्डर्स को जहाँ पर ट्रैप करके रखा
रखा हुआ है उस केव की चाबी, ये तलवार है। तुम्हारा हाजिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और साथ ही वो बाहर आ जाता है। डोंग पीटर से कहता है क्या काम हुआ, तो वो कहता है हाँ काम हो गया है, मुझे पता चल गया है कि उस केव को किस तरह से ओपन करना है और उसकी चाबी इस वक्त मेरे हाथ में है। तो डोंग पीटर से कहता है कि राइटियस लोग तो कुछ ज्यादा ही कमीने हैं, उन लोगों ने अपने जितने भी उनके एल्डर्स हैं उन सभी लोगों को ट्रैप करके केव के अंदर बंद कर दिया हुआ है। और हमारे जो हीवनली डीमन पाथ के लोग हैं वो लोग भी इस तरह के घटिया काम नहीं करते कि अपने एल्डर्स को, अपने आप को गद्दी पर बिठाने के लिए अपने एल्डर्स को किसी जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि ये सब कुछ उस कमीने डैम सोयोंग की वजह से हुआ है, जो कि इस वक्त अलायंस का लीडर है। उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, उसी ने यहाँ पर इन सभी एल्डर्स को ट्रैप करवाया था। तो इसी के साथ ही वो उससे पूछता है कि बताओ कि तुम्हारी रिकवरी कैसी है, क्या तुमने हील कर लिया, और साथ ही वो उसे बताता है कि हाँ मैंने यहाँ पर काफी हद तक हील कर लिया है, बस यहाँ पर कुछ ही इंजरीज बची हैं। और साथ ही हाजिन भी सोच रहा होता है कि वाकई में इसका रिकवरी पीरियड तो काफी ज्यादा तेज है। हालांकि फिलहाल के लिए हीवनली डीमन पाथ से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन जब यहाँ पर जो डिमोनिक पीक पर पहुंच जाएगा तब यहाँ पर इसकी रिकवरी और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। लेकिन 10 दिनों में यहाँ पर इसने अपनी बॉडी की इतनी हैवी इंजरीज को इतनी आसानी के साथ यहाँ पर हील कर लिया, मैं इस बात से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर से रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, वो जंगल की तरफ चला जाता है। हमारा हाजिन जंगल में जाते वहां पर अभी भी हाउ फैक्शन के यंग मास्टर के बारे में सोच रहा था कि गोंग जाची ने उससे ये क्यों कहा कि मुझे अपनी आइडेंटिटी को स्टील प्लांट फोर्ट्रेस के मास्टर के सामने रिवील कर देना चाहिए। यहाँ पर इसके पीछे कोई ना कोई तो ऐसी वजह है कि पहले भी यहाँ पर स्टील प्लांट फोर्ट्रेस की यंग मिस्ट्रेस को मरवाना चाहता था, क्योंकि वो यहाँ पर स्टील प्लांट फोर्ट्रेस से शायद किसी किस्म का बदला लेना चाहता है, लेकिन वो यहाँ पर खुद से ये फैसला नहीं ले सकता। इसी वजह से मैसेज वहां पर पीछे हीवनली डीमन के पास भिजवाया, डिमोनिक कर्ल के लीडर के पास, ताकि डीमन गार्ड यहाँ पर फैसला करें और उसे बताए कि उसे आगे क्या करना है। तो जब हमारा हाजिर वहीं पर से आगे की तरफ चलता हुआ जा रहा था, उसे वहां पर बहुत ही कोल्ड एनर्जी महसूस होती है। तो उसे वहां पर सामने मिस रिन दिखाई देती है जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है। तो मिस रिन वहां पर काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रही होती है और हमारा हाजिर वहीं पर खड़े होकर उसकी प्रैक्टिस देख रहा होता है। उसकी एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उसकी एनर्जी यानी आइस कोल्ड एनर्जी के साथ वो बहुत ही अच्छा अटैक करती है, फिर साथ ही वहीं पर गिर जाती है, क्योंकि वो अपनी टेक्निक से ज्यादा देर तक परफॉर्म नहीं कर पाती, वो बहुत ही जल्दी थक जाती है। तो उसके वहां पर गिरने के बाद वो कहती है कि ये सब कुछ किसी ऐसे कमीने की वजह से जिसने मुझे सिखाया नहीं, काश वो यहाँ पर मुझे अपनी डिसाइपल बना लेता। मैंने यहाँ पर उससे कहा भी था कि मुझे अपनी डिसाइपल बना लो, अगर मुझे अपनी डिसाइपल बना लेता तो मैं इस टेक्निक को भी बेहतर से परफॉर्म कर सकती थी। तुम्हारा हाजिन उसके पीछे खड़ा होता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे आते हुए देख लिया और तुम ये सारी बातें मुझे सुना रही हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे बातें सुनाना बंद करो, कि मुझे लगता है कि तुम अभी तक इस बात से नाराज हो। तो रीन उसे कहती है कि तुम कब यहाँ पर आए, मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने कहा कि नौटंकी बंद करो, तुम बस यहाँ पर ड्रामा कर रही हो। फिर साथ ही उसे कहती है कि तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, जाओ यहाँ से। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी तक यहाँ पर मुझसे नाराज हो, मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुमने कहा था कि मुझे अपनी डिसाइपल बना लो और मैंने तुम्हें कहा कि मैं डिसाइपल्स नहीं रख सकता। तो वो उसे बात सुनने के बाद कहती है कि अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैंने जिंदगी में कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगी और ना ही कभी किसी के सामने घुटने टेके, और तुम्हारे सामने मैंने घुटने टेक कर कहा था कि मुझे अपनी डिसाइपल बना लो, लेकिन तुमने फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि जरा खुद ही सोचकर देखो, मैं तुम्हें अपनी डिसाइपल कैसे बना सकता हूँ, जबकि मैं खुद यहाँ पर यंग मास्टर हूँ। अगर मैं कोई एल्डर होता या फिर मैं कल्ट लीडर होता तब यहाँ पर बात अलग थी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी डिसाइपल नहीं बना सकता। और वैसे भी तुम्हारी जो अपनी आइस पैलेस की टेक्निक्स है वो काफी ज्यादा बेहतर है, फिर तुम्हें यहाँ पर मेरी आर्ट्स की क्यों जरूरत पड़ी है। हाजिर वहीं पर उसके पास ही बैठ जाता है, थोड़ी देर उसके साथ बात करता है, क्योंकि मिस रिन जो होती है वहां पर उसके डिसाइपल बनना चाहते ताकि वो उसके पास उसके डिमोनिक बात की टेक्निक्स को सीख सके। असल में मिस रिन के पास यहाँ पर उसकी फैमिली के पास एक लेटर आया होता है और उस लेटर में लिखा होता है, उसके डैड ने उसे लिखा होता है कि तुम्हें यंग मास्टर के साथ शादी करनी होगी, जो कि आगे जाकर डिमोनिक गर्ल का लीडर बनने वाला है। तो इसी वजह से यहाँ पर उसके डिसाइपल बनना चाहते हैं और उसके पास से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि कल को यहाँ पर दोनों की शादी हो जाएगी कि दोनों यहाँ पर डिमोनिक पाथ और राइटियस पाथ के लोग अलग अलग ना हों। यहीं पर से मैं नेक्स्ट सीन जो होता है हमें हीवनली डीमन पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर मुदैम जो होते हैं वो से कह रहे होता है कि सर मैं यहाँ पर से गार्डियन कोड को मूव करवाना चाहता हूँ। तो ये लोग यहाँ पर आपस में कोई डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इसी के साथ हीवनली डीमन उसे कहते हैं ठीक है तुम गार्डियन कोड को मूव करवा सकते हो, लेकिन ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साथ पिन्नलाहाल मास्टर को भी अपने साथ लेकर जाओ, उन्हें भी अपने साथ ऐड कर लेना। तो मास्टर मुदैम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। इसी के साथ दरवाजा खुलता है और हमारे चैनल स्ट्रेटेजिस्ट भागते हुए अंदर आते हैं और कहता है कि मेरे पास एक इमरजेंसी न्यूज है, माय लॉर्ड मेरे पास एक लेटर है। तो वो भागते हुए अंदर आते हैं और साथ ही कहते हैं मास्टर मुदैम तुम भी यहाँ पर हो। तो मास्टर मुदैम कहता है कि जनरल स्ट्रेटेजिस्ट ये क्या तरीका है आप यहाँ पर हीवनली डीमन के सामने आए हो, यहाँ पर आप किस तरह से भागते हुए चलाते हुए आ रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, ये एक बहुत ही अर्जेंट न्यूज है। और साथ ही वो लेटर ओपन करते हैं और कहता है कि जोंगजान की तरफ से हमारे पास एक लेटर आया है, यानी यंग मास्टर की तरफ से मैसेज आया है। तो वो पेपर उनके सामने करते हैं, तो हीवनली डीमन यानी डीमन गार्ड जो होते हैं उसके पास से पेपर अपने पास बुला लेते हैं और उस पेपर को पढ़ते हैं और साथ ही मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये तो सियोर यांग की तरफ से है। साथ ही वो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से कहता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर उसे अपनी आइडेंटिटी को शो करवा देना चाहिए, क्योंकि गोंग जाची एक बहुत ही भरोसेमंद आदमी है, आपको इस
बारे में क्या लगता है, तो वो भी उसे कहता है कि मुझे भी ऐसे ही लगता है कि गोंग जाची जो है वो एक भरोसेमंद इंसान है। उसने अभी तक अपने आप को साबित किया, अपने आप को वफादार साबित किया, और उसने अभी तक जो भी फैसले लिए वो सारे के सारे ठीक ही थे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो गोंग जाची हमारे यंग मास्टर से कहता है कि यंग मास्टर को वैसे कर देना चाहिए, मास्टर मू टाइम इस बात से काफी हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर यंग मास्टर की आइडेंटिटी को रिवील करने की बात हो रही है, क्या इतनी आसानी के साथ वो अपनी आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील कर देंगे। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि मुझे लगता है कि इससे ज्यादा नुकसान तो नहीं होने वाला, लेकिन गोंग जाची यहाँ पर किसी न किसी मकसद के लिए काम कर रहा है। तो हिमालय डीमन उसे कहते हैं मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जिस तरह से गोंग जाची कहता है कि उस तरह से यहाँ पर यंग मास्टर को कह दो कि वो अपनी आइडेंटिटी को स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर के सामने रिवील कर सकता है। तो डीमन गार्ड उनसे कहते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यंग मास्टर को एक दिन मेरी जगह के ऊपर गद्दी के ऊपर बैठना है, और वो यहाँ पर सारी जिंदगी दूसरों के डर से छुपकर तो नहीं रह सकता, और उसे दूसरों के सामने आना ही पड़ेगा। और एक और बात, अगर यहाँ पर ये स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोगों को ये बात पता चल जाती है कि उसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो लोग इसके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यहाँ पर मेरा सामना करना पड़ेगा, उन्हें मेरे गुस्से को फेस करना पड़ेगा, डीमन गार्ड के गुस्से को फेस करना पड़ेगा अगर वो यंग मास्टर के ऊपर हाथ डालते हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 156 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 157 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा हाचिन जो होता है वो जंगल में बैठकर अपने ब्लेड को अपनी गोद में रखकर वहां पर कल्टीवेट कर रहा होता है, क्योंकि उस ब्लेड के अंदर बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी होती है जो कि उसके मास्टर यानी डीमन लॉर्ड ने उसके अंदर छोड़ी होती है, और वहां पर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते बैठे बैठे उसे काफी वक्त गुजर जाता है। तो वो कहता है कितने दिन गुजर गए और मुझे यहाँ पर याद भी नहीं रहा कि मैंने यहाँ पर कितनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और वहीं पर बैठे बैठे उसने एक नए लेवल को अनलॉक कर लिया होता है, जिस लेवल के बारे में जहाँ पर उसके मास्टर ने उसको बताया था कि ये एक बहुत ही खास लेवल है। तो हमारा हाचिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी पहले से ज्यादा लाइट हो गई, ऐसे लगता है जैसे कि अभी मैं आसमान में उड़ जाऊंगा। फिर साथ ही हाचिन कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर उस टेक्निक को परफॉर्म करके देखूं जिस टेक्निक को डीमन लॉर्ड परफॉर्म करते हैं। वो एक गॉड लाइक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, जिस टेक्निक को यूज करके उन्हें यहाँ पर हर एक चीज को यानी कि किसी भी चीज को वो रेजा रेजा कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं उस टेक्निक को परफॉर्म करके देखूं। तो इसी के साथ ही वो डिवाइन डीमन रेजिंग ह्यूमन टेक्निक को यूज करने लगा है। वो अपने हाथ में पावर को रिलीज करता है, अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए ब्लैक एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो सामने की तरफ ब्लैक एनर्जी को रिलीज करता है तो वो जाकर कुछ पेड़ों के साथ टकराती है, तो पेड़ जो होते हैं वहां पर उनके कण कण बिखर जाते हैं और इसी के साथ ही पेड़ वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमारा हाजिन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है ये वाकई में हो रहा है, मैंने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी के अगले लेवल पर पहुंच चुका हूँ, जिसकी वजह से मैंने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। हाजिन कहता है कि मुझे आज यहाँ पर फिर से अपनी बॉडी के अंदर अपनी राइटियस और अपनी डिमोनिक एनर्जीज महसूस हो रही है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर दो तरह की एनर्जीज हैं, एक राइटियस और एक डिमोनिक, और मुझे लगता है कि वो दोनों एनर्जीज जो है यहाँ पर एक दूसरे के साथ मर्ज होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे कि मेरी डिमोनिक एनर्जी जो है पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और मुझे लगता है कि राइटियस एनर्जी से वो ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि डीमन लॉर्ड जो होते हैं उन्हें भी महसूस हो जाता है और वो उठकर खड़े हो जाते हैं और उस डायरेक्शन में देख रहे होते हैं। तो जनरल स्ट्रेटजी उससे कहते हैं कि सर क्या हो गया, आप यहाँ पर अचानक से उठकर क्यों खड़े हो गए। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर वो लड़का जितनी तेजी के साथ काम कर रहा है उतनी तेजी के साथ सीख रहा है। तो ये बात सुनने के बाद जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर किसकी बात करूंगा, मैं यहाँ पर रियांग की बात कर रहा हूँ। लगता है कि उसने डिजायर राम गेट को ओपन कर लिया है। तो वो कहता है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आप यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर अल्टीमेट डीमन पीक राम में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है। अल्टीमेट डीमन पीक राम में पहुंचने के बाद एक लेवल आता है जिसे डिजायर गेट लेवल कहते हैं। अगर तुम यहाँ पर डिजायर गेट लेवल को ओपन नहीं करते तब तुम यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर नहीं बना सकते, तब तक तुम यहाँ पर एक डीमन लॉर्ड यानी एक डीमन गार्ड कहलाने के लायक नहीं होते। और इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटजी उससे कहते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली ले रहा है तो इसी वजह से। लेकिन आपको कैसे महसूस हुआ। तो वो उसे कहते हैं क्योंकि जहां पर उसने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया और ये टेक्निक मेरे साथ जुड़ी हुई है। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त दो ही लोग हैं, एक मैं और एक वो, हम दोनों ने जहां पर इस टेक्निक को मास्टर किया, तो मैं जहां पर उसे इतनी दूर से महसूस कर सकता हूं। साथ ही वो उसे अपने फर्स्ट डिसाइपल के बारे में बताता है कि उनके फर्स्ट डिसाइपल वान जोंग, उसने भी इस टेक्निक को मास्टर किया था लेकिन वो कभी भी यहाँ पर डिजायर गेट राम में नहीं पहुंच पाया। और साथ ही वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर अगर एक डीमन गार्ड कहलाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें डिजायर गेट को ओपन करना ही पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिछले डिसाइपल्स में से डिजायर गेट राम को ओपन किया था, तभी मैं यहाँ पर डीमन गार्ड कहलाने लायक हुआ और तुम सभी का मास्टर बना था। क्या तुम्हें पता है कि हर साल यहाँ पर यानी हर बार जब भी यहाँ पर डिसाइपल्स को चूज किया जाता है, लेकिन एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमोनिक मास्टर
मास्टर होता है जो कि जहाँ पर डिजायर राम को ओपन कर पाता है। लेकिन इस वक्त मैं अभी जहाँ पर जिंदा हूँ और मेरे होते ही जहाँ पर इस लड़के ने भी डिजायर गेट राम को ओपन कर लिया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 2 डिमोनिक गार्ड हो चुके हैं कि हमारे डीमन कल्ट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 डीमन गार्ड एक ही समय पर मौजूद हों। यंग कल्ट लीडर जो है, जो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जो कि जहाँ पर इतना यंग है लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पर डिजायर गेट राम को ओपन कर लिया है। लगता है कि ये सब कुछ उसकी हार्डशिप्स की वजह से हो रहा है। जितना ज्यादा वो अपने काम के ऊपर फोकस कर रहा है, जितना ज्यादा वो मेहनत से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, जितनी ज्यादा यहाँ पर वो ब्लेड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो ब्लेड मैंने उसको दिया था वो ब्लेड उसकी एनर्जी को तेजी के साथ मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से उसने जल्दी से जल्दी यहाँ पर डिजायर गेट राम को ओपन कर लिया है। इसके साथ ही डीमन गार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का जो मास्टर है, अगर वो डायरेक्टली यानी पर्सनली उससे मिलने के लिए वहां पर आता है तो इसका मतलब यह है कि वो उसकी एनर्जी को महसूस कर पाएगा। अगर वो उसकी एनर्जी को महसूस कर पाएगा तो वो उसके साथ हाथ जरूर मिलाएगा, यानी कि जो भी हमारे यंग मास्टर के प्लान्स हैं वो यंग मास्टर के प्लान्स में उसका साथ जरूर देगा। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर गोंग शाची हमारे हाचिन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि हाँ मेरी ट्रेनिंग तो खत्म हो गई, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कितने दिनों से सोए नहीं हो। तो वो कहता है कि 10 दिन गुजर चुके हैं, तुमने मुझसे टाइम मांगा था, तुमने कहा था कि तुम बताओगे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड से मिलना है या नहीं, अब बताओ कि क्या करना है। तो हमारा जो हाचिन होता है वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अभी सोच रहा हूँ और कल्ट से अभी तक यहाँ पर मुझे मैसेज नहीं मिला। तो अपने पास से लेटर उसे देता है और उसे कहता है कि ये लेटर तुम्हारे कल्ट की तरफ से आया है, डीमन लॉर्ड ने ये लेटर तुम्हें भेजा है। तो वो उस लेटर को ओपन करता है और कहता है कि ये लेटर जो है इसे तुम पढ़ो। तो वो कहता है लेकिन ये लेटर तो डीमन लॉर्ड की तरफ से आया। तो हमारा हाचिन उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम यहाँ पर इस लेटर को पढ़ो। तो वो उस लेटर को ओपन करता है और उसको पढ़ता है और कहता है कि जैसा तुम लोग चाहते हो बिल्कुल वैसा ही करो, तुम लोग स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड से मिल सकते हो। तो हमारा हाचिन कहता है कि मुझे लगा ही था वो यही चाहते थे कि यहाँ पर वो फैसले में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि जो भी फैसला हो वो फैसला मेरा हो। तो इसी के साथ ही गोंग शाची से कहता है तो फिर बताओ कि तुमने क्या फैसला किया। हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पहले कंसल्ट करना चाहता था, इसी वजह से मैं यहाँ पर अभी तक रुका हुआ था। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ ही कंसल्ट करना चाहता हूँ। मैंने अभी तक यहाँ पर जो भी रास्ते इख्तियार किए उसमें बहुत सारी ब्लड बैथ यानी बहुत सारे लोग मारे गए और मैं यहाँ पर बिला वजह के लोगों को मारना नहीं चाहता ताकि यहाँ पर हमारे कल्ट का नाम ना खराब हो। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कोई ऐसा बीच का रास्ता हो जिससे हम लोग बड़ी आसानी से इन सभी मसलों को सुलझा सकते हैं। हाजिन कहता है कि मुझे यहाँ पर पूरी आर्मी की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम यहाँ पर मेरे लिए आर्मी की तरह ही हो, तुम यहाँ पर हर एक चीज को अकेले संभाल रहे हो। तो ये बात सुनते ही गोंग शाची भी अंदर से काफी ज्यादा खुश होता है कि यंग मास्टर ने उसकी काफी ज्यादा तारीफें कर दिया। फिर साथ ही वो कहता है कि ये बंदा वाकई में यहाँ पर रिस्पेक्ट के लायक है, जो मेरी इज्जत करता है तो फिर मैं उसकी भी इज्जत करूंगा और मैं यहाँ पर इसे सही मशवरा दूंगा। तो उसी के साथ ही उसके सामने मैप रखता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड से जाकर मिलना चाहिए और अगर हम उसके साथ जाकर मिलने वाले हैं तो फिर हमें यहाँ पर जगह का डिसाइड भी करना होगा कौन सी जगह के ऊपर जाकर मिलना है। इसी के साथ ही वो कहता है कि अगर यहाँ पर कोई और कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का जो लॉर्ड है वो खुद किसी से मिलने के लिए नहीं आता और मुझे लगता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को तुमसे मिलने के लिए भेजेंगे। लेकिन अब जबकि उन्हें हमने बताया कि तुम स्टील ब्लड सॉरी तुम डिमोनिक कल्ट के यंग मास्टर होने वाले डीमन लॉर्ड हो, तो वो मुझे लगता है कि यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा है, तकरीबन 90% चांसेस है कि वो खुद यहाँ पर आए। तो हमारा हाजिन उसे कहता है क्या वो अकेला आएगा। तो वो कहता है नहीं, वो अपने साथ अपने रिप्रेजेंटेटिव को लाजमी लेकर आएगा। अगर वो यहाँ पर आना चाहता है तो उसके साथ ही वहां पर आएगा, अकेला बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमारा हाजिन उससे पूछता है तो अगर हम लोग अभी यहाँ पर उनको मैसेज भिजवाते हैं तो फिर बताओ कि कितने दिनों में ये मीटिंग फिक्स हो जाएगी। तो वो कहता है कि तकरीबन 10 मिनट तो लग ही जाएंगे या फिर 1 महीना भी लग सकता है। तो मुझे लगता है कम से कम 15 दिन तो हमें यहाँ पर सोचकर बैठना चाहिए कि कम से कम 15 दिन लग जाएंगे मैसेज का जवाब आने में। तो हमारा हाजिन कहता है तो फिर जल्दी से उनको मैसेज भिजवा दो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर, मैं अभी जाकर मैसेज भिजवा देता हूँ। जबकि हमारा हाजिन वहां पर सोच रहा होता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का मास्टर एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। इस वक्त म्यूरियम में 3 ही बहुत ही पावरफुल इंसान है, जिनमें से एक हमारा डीमन गार्ड है और दूसरा स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का मास्टर और तीसरा इस वक्त राइटियस अलायंस का लीडर है। मैं एक ऐसे बहुत ही पावरफुल इंसान से जाकर मिलने वाला हूँ। मेरी पिछली लाइफ में जिस इंसान ने मुझे मारने के लिए ऑर्डर्स जारी किए थे, जो इंसान जहां पर उन सभी लोगों में शामिल था जिन लोगों ने मुझे मारा था, तो मैं इस बंदे के सामने खड़ा होकर उससे बात कर सकता हूँ क्योंकि इस वक्त मैंने अपने आप को इस लायक बनाया कि मैं उसके सामने खड़ा हो सकूं, वो भी इक्वल ग्राउंड्स के ऊपर। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है जहां पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का लॉर्ड जो होता है वो एक बच्चे के साथ बैठकर मछलियां पकड़ रहा होता है और वहां पर उनको मछली पकड़ाई नहीं दे रही होती। तो इसी के साथ ही वो पानी के ऊपर हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं कि अगर मछली पकड़ाई नहीं दे रही तो फिर हमें यहाँ पर फोर्स को यूज करना चाहिए। अगर मछली आसानी से ना पकड़ी जाए तो फिर उसके लिए यहाँ पर हमें फोर्स यूज करनी पड़ती है। और जैसे वो पानी के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो पानी के अंदर एक झटका लगता है जिसकी वजह सारी पानी की मछलियां जो होती हैं मारकर ऊपर तैरना शुरू कर देती हैं। और वो बच्चे से कहते हैं कि जल्दी से अपनी टोकरी बार लो, जहां पास से चले जाओ। तो बच्चा पानी के अंदर जाकर मछलियां पकड़ना शुरू कर देता है। जबकि रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आता है और उसे कहता है कि सर यहाँ पर एक मैसेज आया है, डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर आपसे मिलना चाहता है। तो इसी
के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि वो यहाँ पर मुझसे मिलना चाहता तो फिर मैं खुद उससे मिलने के लिए जाऊंगा। जहाँ पर हमारी एपिसोड 157 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दोनों आपस में मिलकर क्या बातचीत करने वाले हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 158 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में अलायंस लीडर का सीन दिखाते हैं कि अलायंस लीडर जो होता है वो अपने सामने एक लड़के को बिठाकर बैठे होते हैं जो कि बैगर सेक्टर का हेड होता है और वो उसके पास इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि बैगर सेक्टर जो है वो अलायंस लीडर के अंडर ही काम करता है। तो उसी के साथ ही वो सारी की सारी बात बताते हैं कि जहाँ पर हो क्या रहा है। तो उसे कहता है कि रिजल्ट हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, हम उनके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पा रहे। बैगर सेक्टर का लीडर उसे कहता है कि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में कभी भी यहाँ पर हम लोग इतनी बुरी तरह से कंफ्यूज नहीं हुए जितना हमें यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया गया है। तो वो से कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ तो तुमने सस्पेक्ट किया होगा कि कौन से सेक्टर के लोग इस सब में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो बताओ कि यहाँ पर तुम किन लोगों को सस्पेक्ट कर रहे हो। तो वो से कहता है कि सर मैं यहाँ पर किन लोगों को सस्पेक्ट करूंगा, इस वक्त दुनिया में 3 ही बहुत ही पावरफुल सेक्टर्स हैं, तीनों पावरफुल सेक्टर्स में से कोई ये कर सकता है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि कौन ऐसा सेक्टर है जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन की हेराफेरी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में इस वक्त कुछ ही ऐसे सेक्टर है जो कि हमारी तरह यानी बैगर सेक्टर की तरह बड़े सेक्टर है, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सही जवाब देना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पर आपको सही जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर 3 ग्रुप्स का नाम लेता हूँ। आयरन ब्लड कासल की एक बहुत ही खास यूनिट है जिसे डार्क फोक ट्रूप कहा जाता है। वो लोग भी इंफॉर्मेशन की हेराफेरी करने में बहुत ही बड़े उस्ताद हैं। और उसके बाद दूसरे सेक्टर के लोग जो हैं वो सीक्रेट पवेलियन के लोग हैं जो डिमोनिक कल्ट के हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली बात करें आयरन ब्लड कासल की, तो वो स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमारी अलायंस के सामने टिक सके। इसका मतलब यह है कि वो तो ये कर भी नहीं सकते और करने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन डिमोनिक कल्ट के बारे में कोई कुछ नहीं जानता क्योंकि पिछले 30 साल से उन लोगों ने अपने दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं। डिमोनिक कल्ट एक ऐसी फोर्स है जो कि स्ट्रेंथ के हिसाब से हमसे ज्यादा पावरफुल हो सकती है क्योंकि किसी को नहीं पता कि उनकी करंट स्ट्रेंथ कितनी है, लेकिन सभी को इतना पता है कि उनका डिमोनिक लॉर्ड जो है यानी कि डीमन लॉर्ड इस वक्त कितना पावरफुल है। वो यहाँ पर म्यूरी में पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान वही है। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों सेक्टर में से एक सेक्टर की बात करूं कि कौन यहाँ पर इस सब में इन्वॉल्व हो सकता है इन सभी मसलों में, तो मैं डिमोनिक कल्ट का नाम लूंगा कि डिमोनिक कल्ट के लोग यहाँ पर इन एक्शन है। साथ ही वो कहता है लेकिन यहाँ पर एक और ग्रुप है जो मुझे ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। तो अलायंस लीडर से कहते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो, तो वो कहता है मैं हाउ क्लैन की बात कर रहा हूँ। हाउ फैक्शन के लोग इंफॉर्मेशन की अदला बदली करते हैं और पैसों के बदले इंफॉर्मेशन बेचते हैं और बहुत सारे सेक्टर्स के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, यहाँ तक कि वो सभी लोग जो हैं वो हर एक सेक्टर के साथ न्यूट्रल रहते हैं। क्या आपको पता है कि कभी हाउ फैक्शन के ऊपर शक क्यों नहीं गया और उन लोगों ने जहाँ पर अभी तक अपने आप को सर्वाइव कैसे किया है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्शंस हैं उनमें से किसी का भी वो साथ नहीं देते, वो हर किसी के साथ न्यूट्रल रहते हैं और कभी यहाँ पर किसी के झगड़े में नहीं पड़ते, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन बेचते हैं जो कि उनका काम है। इसी वजह से वो लोग अभी तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाए हैं। तो अलायंस लीडर से कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हाउ फैक्शन के लोग बिक गए हैं, लेकिन वो डिमोनिक कल्ट का साथ क्यों देंगे? तो वो कहता है कि सर मुझे भी इस बारे में फिलहाल के लिए तो नहीं पता क्या है वो लोग यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का साथ क्यों देंगे। या फिर हम लोग यहाँ पर नादरन आइस पैलेस की बात करें जिनकी प्रिंसेस उन लोगों के साथ है जिन लोगों ने हमारे सेक्टर के लोगों को किडनैप किया है। तो क्या तुम्हें लगता है कि हाउ फैक्शन के लोग इतने बेवकूफ है कि वो नादरन आइस पैलेस का साथ देंगे जो खुद एक छोटा सा पैलेस है? तो ये बात सुनने के बाद बैगर सेक्टर का लीडर से कहता है कि सर मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ नादरन आइस पैलेस के लोगों ने किया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी तरह से इंफॉर्मेशन को घुमा फिरा कर हमारे सामने लाया गया है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी फोर्स है जिसको यहाँ पर इस सबसे फायदा होने वाला है। हमारी राइटियस अलायंस के खिलाफ यहाँ पर किसको फायदा हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ 2 ही बड़ी फोर्सेज है जिनको हमारी जो राइटियस अलायंस है इसको नुकसान पहुंचने से फायदा हो सकता है। एक तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस है और दूसरा डिमोनिक कल्ट है। तो अलायंस लीडर से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर सेक्टर लीडर से कहता है लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि डिमोनिक कल्ट के लोगों ने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। तो अलायंस लीडर से कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इन लोगों ने सबसे पहले तो उनकी कंकुबाइन को किडनैप किया था। जो भी किडनैपर यहाँ पर है अगर वो डिमोनिक कल्ट से हैं तो फिर बताओ कि यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का लॉर्ड उनके साथ हाथ क्यों मिलाएगा? क्योंकि वो एक पेशेंट इंसान बिल्कुल भी नहीं है, उसे सब्र बिल्कुल भी नहीं है। उसकी कंकुबाइन को किसी ने हाथ लगाया तो वो सबसे पहले उसे मार डालेगा। तो ये बात सुनने के बाद बैगर सेक्टर का लीडर उसे कहता है ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन जब यहाँ पर दुश्मन एक हो और दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है तो मुझे लगता है कि उन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिए होंगे। तो ये बात सुनने के बाद अलायंस लीडर से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर इस बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करो। अगर कोई भी यहाँ पर तुम्हारे रास्ते में आता है तो मैं उसको हटा दूंगा, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट्स लेकर आओ। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है जहाँ पर से नेक्स्ट सीन हाजिन का दिखाया जाता है कि हमारा हाजिन स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड से मिलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में बैठे बैठे जब वो कार्ट में जा रहे होते हैं तो रिन उसकी तरफ
घूर घूर कर देख रही होती है। तो रिन जब उसको देख रही होती है और एनालाइज कर रही होती है कि ये लड़का इतना भी दिखने में बुरा नहीं है, काफी हैंडसम है, क्योंकि उसके डैड ने उसे लेटर लिखा था कि मैं चाहता हूं कि तुम डिमोनिक कर्ल के यंग मास्टर से शादी कर लो। इसी वजह से वो उसके चेहरे को देख रही होती है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है तो मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रही हो? तो वो कहती है बस ऐसे ही देख रही हूँ। और यहीं पर यहाँ पर इनकी बात खत्म होती है। तो ये लोग एक झरने के पास पहुंचते हैं। वो मीटिंग पॉइंट होता है जहां पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का लॉर्ड इनसे मिलने वाला है। तो वहां पर पहुंचने के बाद हमारा हाजिन जो होता है नीचे उतरता है और कहता है कि जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्या वो यहाँ पर हमसे मिलने वाला है? यहीं पर झरने के पत्थर के पीछे से एक लड़का निकल कर आता है जो कि उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वहां पर आने के बाद उन्हें अपने बारे में बताता है और कहता है कि हाउ फैक्शन के लोगों ने बताया था कि तुम लोग यहाँ पर आकर हमसे मिलने वाले हो, और तुमने उसने कहा था कि दोपहर के वक्त तुम यहाँ पर पहुंचोगे, और तुम यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम के पर ही पहुंचे हो। रिप्रेजेंटेटिव उसे अपने बारे में बताता है और उसे कहता है कि मैं इन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए, और साथ ही मैं इनका मिलिट्री एडवाइजर भी हूँ। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारे बारे में मैंने सुना है कि तुम्हें इवल ब्रेन वांग वॉन कहते हैं। तो वो कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि मैं थोड़ा बहुत फेमस हूँ, और साथ ही वो उसे कहता है कि मेरे साथ आओ, लेकिन तुम में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग अंदर आ सकते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन को बिछाया गया है, एक फॉर्मेशन जो कि यहाँ पर बाहर की प्रेजेंस को ब्लॉक करती है, एक बड़ी इल्यूजन फॉर्मेशन। लेकिन इस इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं। इसी वजह से तुम यहाँ पर कह रहे हो कि सिर्फ 2 लोग अंदर आ सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन कहता है तो फिर अब मुझे यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि मैं अपने साथ किसको लेकर जाऊं। तो वो रिन से कहता है कि रिन क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? और वो रिन को अपने साथ लेकर वहां पर अंदर आ जाता है। जब वो फॉर्मेशन के अंदर आते हैं तो वो झरने के पीछे फॉर्मेशन होती है, और वहां पर अंदर का सीन जो होता है बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। तो अंदर आने के बाद वो दोनों कहते हैं कि हमने यहाँ पर इतनी खूबसूरत जगह पहले कभी नहीं देखी, ये जगह तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और वहां पर बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक इल्यूजन होते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या स्टील ब्लड फोर्ट्रेस वालों का ये विला है? तो वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का एक विला है, हमारे मास्टर इस विला को अक्सर यूज करते हैं यहाँ पर आकर इसकी खूबसूरती देखने के लिए। हाजिन उसे कहता है लेकिन तुमने यहाँ पर अपनी सीक्रेट प्लेस हमें क्यों दिखा दी? तो वो कहता है कि वैसे भी यहाँ पर ये आज खत्म हो जाएगी, यानी कि आज तुमसे मिलने के बाद इस जगह को हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ही वो लोग चलते चलते एक जगह के पर रुकते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है क्या मैं यहाँ पर रुकूं? तो वो कहता है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर इस बात को नोटिस कर लिया, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो एक नदी के पास जाकर रुक जाते हैं, और वहां पर रुकने के बाद रिप्रेजेंटेटिव उसे बताता है कि तुमने सही फैसला किया यहाँ पर रुकने का, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आगे बढ़ते और इस नदी के करीब जाते तो इस नदी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर 10 ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर्स को भी निकलने ना दे, और तुम अगर इसके अंदर फंस जाते तो कभी भी इसके अंदर से निकल नहीं पाते। तुम्हारा हाजिन कहता है किसी वजह से मैं यहाँ पर रुककर वेट करूंगा, और जाकर अपने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड को बुलाकर लाओ। तो वो कहता है ठीक है, मैं अपने लॉर्ड को बुलाकर लाता हूँ, और वहां पर से चला जाता है। जबकि हमारी मिस रिन जो होती है वहां पर उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और कहती है ये जगह वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन एक इल्यूजन हमेशा इल्यूजन ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए ये इल्यूजन ही रहने वाली है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर साथ ही वहां पर वो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड के बारे में बातें कर रही होती है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का लॉर्ड मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान दिखाई देता है। मुझे लगता है कि वो इस तरह का इंसान नहीं है कि जहाँ यहाँ पर इस तरह की पैटी ट्रिक्स को यूज करे, या फिर कोई बुरा इंसान नहीं है। तो जब वो उसकी तारीफ कर रहा था इसी के साथ स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड वहां पर निकल आता है और उसे कहता है कि लड़की हालांकि तुम बहुत ज्यादा यंग हो, लेकिन लोगों को परखने की तुम्हारी नजर जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। और उसने अपने हाथ में वहां पर एक रैबिट पकड़ रखा होता है। जब वो वहां पर आता है तो इल्यूजन वहां पर से डिस्पेल होना शुरू हो जाते हैं और रैबिट वहां पर उसके हाथ से गायब हो जाता है, और इसी के साथ ही वहां पर उसका प्रेशर रिलीज होता है। जब उसका प्रेशर रिलीज होता है तो हमारा हाजिन वहां पर ना चाहते हुए अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर देता है, क्योंकि पिछली लाइफ में जब यहाँ पर इसके ऊपर अटैक हुआ था तो ये बंदा भी उन सभी में शामिल था जब हमारे हाजिन को बेदर्दी के साथ मार दिया गया था। हमारा हाजिन वहां पर जब अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस लॉर्ड उसके सामने आने के बाद कहता है कि हालांकि हम दोनों की फैक्शंस एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन इतनी भी दुश्मन नहीं है कि तुमने यहाँ पर डायरेक्टली अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज किया और मुझे मारने की कोशिश करने वाले हो। क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे मार डालोगे? तुम्हारा हाजिन आगे से बिल्कुल खामोश होता है और साथ उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है कि उसके सामने जहाँ पर जो बंदा खड़ा है उसका एक निक नेम है जिसे शूरा एम्प्रेस सॉन्ग ग्योमबेक कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 158 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।